नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाएं आपको बताते हैं। बीपीएससी का आंदोलन लगातार छात्रों की तरफ से जारी है, मगर सरकार भी अपने रुख पर अड़ी हुई है। उसका कहना है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, छात्र अपने रुख पर अड़े हुए हैं कि एग्जाम कराना पड़ेगा। साथ ही विपक्षी पार्टियां भी एकजुट हो गई हैं छात्रों के पक्ष में। अब 3 जनवरी को पप्पू यादव ने भी पूरे बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है ट्रेनें रोक लेंगे, बसें नहीं चलने देंगे। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। तो ये जो पूरा मामला है किस दिशा में जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार किस तरफ रहेंगे, क्या पलटी मारेंगे, ऐसी लगातार बहस जारी है। इस बीच एक पोस्टर आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 2025 से 30 फिर नीतीश। तो इसके क्या मायने हैं, क्या इससे मैसेज देना चाह रही है जेडीयू, इस पर चर्चा करेंगे। दोनों विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। 70वीं बीपीएससी परीक्षा जब से हुई है उसके बाद से बवाल छिड़ा हुआ है। 13 दिसंबर से लगातार छात्र धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच लाठीचार्ज से लेकर पानी बरसाने से लेकर तमाम घटनाक्रम घट चुका है। राजनीति भी हो रही है। प्रशांत किशोर पहुंचे, अब पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो 3 जनवरी को बंद करेंगे। इस बीच सरकार अपने रुख पर बनी हुई है, कह रही पेपर लीक नहीं हुआ है। तो किस दिशा में इस आंदोलन को जाते देख रहे हैं? क्या कोई हल निकलेगा, नहीं निकलेगा? सरकार अड़ी हुई है, विपक्ष सड़क पर आ गया है, छात्र एकदम डटे हुए हैं। क्या लगता है पंकज जी? देखिए, मुझे तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब सरकार जो है परीक्षा री एग्ज़ाम के मूड में नहीं है। अच्छा। ये बात साफ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कल सरकार की तरफ से क्या कहते हैं, विजय चौधरी आए थे और विजय चौधरी ने ये कहा कि जो भी स्टूडेंट का डेलीगेशन मिलने आया था चीफ सेक्रेटरी से, ऐसा कोई एविडेंस नहीं सौंपा जिससे किसी भी तरीके से ये साबित हो सके कि कहीं भी किसी भी तरह की धांधली हुई है। अगर इस तरह का कोई भी एविडेंस होता तो निश्चित तौर पर हम इस पे रिएक्ट करते, हम प्रॉपर एक्शन लेते। तो सरकार की तरफ से विजय चौधरी बोल रहे थे, तो आप समझ लीजिए जब विजय चौधरी बात कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त सिपहसालार मीडिया से आकर के लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। बीच में सम्राट चौधरी ने भी इस तरफ इशारा कर दिया था कि देखिए बीपीएससी जो है वो एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए बीपीएससी जैसा चाहेगी वैसा कर सकती है। सवाल यह है, कई नेताओं ने यह कह करके जरूर मामले को थोड़ा सा शांत करने का प्रयास किया कि सरकार गंभीर है, सोच रही है, पर कल विजय चौधरी के बयान से बेहद साफ हो गया कि जो री एग्जाम बापू सभागार में होना है, मतलब जो 12,000 छात्रों का री एग्जाम होना है, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि वहां क्वेश्चन पेपर्स लेट से मिले थे और तरह तरह की बातें कही जा रही है, तो वहां री एग्जामिनेशन की बात सरकार ने स्वीकारी है। इसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी है कि आखिरकार 12,000 छात्रों को आप अलग पेपर देंगे, वो पेपर टफ होगा, आसान होगा, किस तरह का होगा, और फिर जो सिलेक्शन होगा उसमें आप कैसे तय करेंगे कि एक मापदंड के आधार पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो छात्रों में गुस्सा बहुत है। मैं आपको बताऊं, अलग अलग छात्र आए हैं, बहुत तरह के दलील रख रहे हैं, सामने पेश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छात्रों में जिस तरीके से इस दलील में तो दम दिखता है कि आप 12,000 छात्रों का अलग पेपर लेंगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। वाला जो मसला था वो यही तो था कि मैं वही कह रहा हूं कि इसमें दलील तो जरूर दिखता है, लेकिन जब सरकार एडमेंट हो जाती है तो आखिरकार इसको लेकर के सरकार एडमेंट है क्यों, समझना। सरकार दरअसल इतनी देखिए भद पिट रही पूरे देश में। सोशल मीडिया पर आप देखिए जितना यूथ है वो लगातार खिलाफ लिख रहा है, तमाम पत्रकार खिलाफ लिख रहे हैं और सरकार की रवैये से बहुत खुश लोग नजर नहीं आते हैं। तो सरकार, देखिए, सरकार ये नैरेटिव विपक्ष के हाथ में सौंपना नहीं चाहती है कि बिहार सरकार एक भी एग्जाम ठीक से करा नहीं पा रही है। इस बात को समझिए। अगर सरकार ही मान लेगी कि ठीक है परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसलिए हमें परीक्षा दोबारा करा लेना चाहिए, तो सरकार की भद पिटेगी। तो दूसरा, सरकार में छात्रों से पंगा ले लेंगे। हाँ, दूसरा सरकार को लग रहा है कि इस छात्रों के आंदोलन के जरिए कई सियासी पार्टियां, कई सियासी नेता जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम
ट्रेन रोकेंगे, हम सड़कों पर आएंगे, हम लाठी भी खाएंगे, हम गोली भी खाएंगे, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। और साथ ही साथ पप्पू यादव एक तरीके से, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि तेजस्वी यादव पर तंज भी कसते हैं कि कुछ नेता 2 मिनट के लिए आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आंदोलन में हिस्सा ले लिया है और ऐसा करके वो महज राजनीतिक खानापूर्ति करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आप देखें कि पिछले दिनों से जिस तरीके से प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मची है, और इस क्रेडिट लेने की होड़ में कहीं भी आरजेडी भी पीछे नहीं है। और उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राजभवन की ओर मार्च किया। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्रेडिट लेने के फिराक में है, लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम भूख हड़ताल करेंगे, आप देख लीजिए पप्पू यादव कह रहे हैं हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे। तो सवाल उठता है कि इस तरह की बातें तो कर रहे हैं ना। अब प्रशांत किशोर ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 48 घंटे तो बीत गया। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर इस मूवमेंट को किस तरीके से आगे ले जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक रूप से भी ये अपॉर्चुनिटी है? किशोर का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो छात्रों से थोड़ा बहस कर रहे थे और कंबल दिया हमने, इस तरह की बात कह रहे थे। बड़ा उसको लेकर भी उनकी बात पिटी है। देखिए एक बात आपको बताएं कि जिससे उनकी भिड़ंत हुई है, प्रशांत किशोर के प्रवक्ता से कल मेरी बात हो रही थी, क्योंकि मैं उस शो में उनसे पूछ रहा था परसों। तो उन्होंने कहा था कि छात्रों के हुजूम में कुछ पप्पू यादव के समर्थक आ गए थे और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे उससे साफ दिखाई पड़ रहा था कि ये छात्र नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने पहुंचे। तो आप ये जान लीजिए कि छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चलाने की भी कोशिश है, उनके सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश है। मैं कभी नहीं कहता कि जो छात्र डिमांड कर रहे हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं जिस तरीके की दलीलें पेश की जा रही है छात्रों के द्वारा वो निश्चित रूप से चिंता का सबब तो है ही। और छात्र दलील पेश कर रहे हैं, छात्रों का विश्वास नहीं है। मैं तो सबसे बड़ा सवाल इसी बात को लेकर के उठाता हूं कि छात्र जिस परीक्षा में अपीयर होने जा रहे हैं और उनको परीक्षा के प्रोसेस को लेकर के, एग्जामिनेशन के प्रोसेस को लेकर के, उसको कंडक्ट कैसे कराया जा रहा है उस पर ही विश्वास नहीं है, तो ये अपने आप में सरकार और आयोग की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कोई ये पहला एग्जाम तो नहीं है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके पेपर लीक हुए हैं, और पेपर लीक हुए हैं उसके बाद अगर इस एग्जाम को लेकर के भी इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है सरकार को संजीदा होना चाहिए, सरकार को छात्रों से बात करना चाहिए, उन्हें तसल्ली प्रदान करना चाहिए। वो जो बात सामने रख रहे हैं उनके पास जो भी सबूत है उसको बार बार टटोलना चाहिए, देखना चाहिए और उनके बीच में ये मैसेज देना चाहिए अगर वाकई गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है तो कोर्स करेक्शन करना चाहिए। अपनी गलती को सुधारने में कौन सा हर्ज है? मुझे लगता है ये राजनीतिक रूप से भी सरकार को फायदा पहुंचाएगा, सरकार लोकप्रिय भी होगी। अगर नहीं हुआ है तो भी छात्रों के डेलीगेशन से मिल करके लगातार अपने सीनियर मिनिस्टर को लगाइए और उनको कहिए कि उनसे मिलें, उनकी बातों को सुने और फिर उन्हें फैक्ट्स रखें कि भाई ऐसा नहीं है, कहीं से भी सबूत नहीं आया। आप मीडिया के जरिए भले ही ये मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं पर छात्र आपकी बातों से संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि छात्रों को बीपीएससी के चेयरमैन पर भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल छात्र कहते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन जब चल रहा था उसके बीच से कैसे चीज़ों को बाहर लाया गया, कोई मैसेज किया, तरह तरह की बातें छात्र नेता ही आप देखें सोशल मीडिया पे तमाम एविडेंस दिया जा रहा है। मैं इसको अप्रूव नहीं करता, मैं नहीं कह रहा हूं जो वो एविडेंस सबमिट कर रहे हैं वो पुख्ता है, लेकिन जो आवाज उठ रही है, क्योंकि आप ये देखिए 13 दिसंबर से लगातार छात्र धरना पर हैं और अगर छात्र नाराज हैं जो कि बिहार के भविष्य हैं, अगर वो नाराज हैं, उनके दिलो दिमाग में ये बैठ गया है कि ये एग्जामिनेशन जो कि फेयरली कंडक्ट होना चाहिए वो किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आपको उनके भीतर विश्वास तो जताना होगा ना, विश्वास तो दिलाना होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप इस जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं कि आखिरकार छात्रों के मन में असंतोष भी है
और नाराजगी भी है, उन्हें शक भी है। तो ये शक पैदा क्यों हुआ है? क्या ऐसा नहीं है क्या कि और सारे एग्जाम्स के भी पेपर लीक हुए हैं? क्या ऐसा नहीं है क्या कि सरकार अन्य सारे एग्जाम्स में भी पेपर लीक हो गई और सरकार फुल प्रूफ मैकेनिज्म अपनाने में असफल रही है? कई सारे आरजेडी के नेता इस तरफ आरोप लगा रहे हैं। इस मसले पर तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, तमाम सारी पार्टियां आरोप लगा रही हैं। मुझे ये बात बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि इस आरोप में दम नहीं है तो भी छात्रों के बीच जाइए और उन्हें संतुष्ट करिए। मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है। ये नहीं है कि अगर छात्रों के भीतर असंतोष है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करिए, लाठी डंडे का इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है ये कतई सही नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। और जो किया गया वो मुझे लगता है वो सरकार के लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं ना कहीं वार्तालाप के प्रक्रिया में सरकार पिछड़ी है और ये सरकार के लैकलस्टर एटीट्यूड को जताता है। मुझे लगता है छात्रों के बीच में जा करके उनका विश्वास जरूर जीतना चाहिए अगर आयोग को लगता है कि कहीं पेपर के साथ धांधली नहीं हुई है। तो जहां तक बीपीएससी का सवाल है, तो शुरू से देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के आवाज उठ रही थी। लोग ही आरोप लगाते हैं, छात्र आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कोचिंग संस्थान धांधली कर रहा है, तो फिर उन कोचिंग संस्थानों के साथ जो यूट्यूब में अपनी बातें रखते हैं उनके साथ आपने मीटिंग क्यों की? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के चर्चा क्यों की? तो सवाल ये उठता है कि छात्रों, आयोग और फिर कोचिंग संस्थान, इन सबके बीच में जो अविश्वास का माहौल है, कहीं ना कहीं इसको दूर करना पड़ेगा। जहां तक पप्पू यादव है, तो पप्पू यादव आपको मालूम है वन मैन आर्मी है। पप्पू यादव इस मुद्दे पर पूरे तरीके से चर्चा में है। पप्पू यादव का अपना भी पॉलिटिक्स है, उनको दिखाना है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर प्रदेश में बैठता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूत होगी। जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, तो प्रशांत किशोर का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। प्रशांत किशोर भी डेलीगेशन को लेकर के चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए थे। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव के बीच तू मैं की नौबत क्यों आई? वो 25 लोगों के साथ मिलने चले गए, बाद में पप्पू यादव को पता चला तो पप्पू यादव ने तमाम तरह के एडजेक्टिव्स यूज कर दिए प्रशांत किशोर के लिए, और बाद में कुछ लोगों को लेकर के वो भी चीफ सेक्रेटरी के पास चले गए। चीफ सेक्रेटरी सबसे मिले। उसके बाद कल विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि कहीं से कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। तो विजय चौधरी बाहर आते हैं, मतलब सरकार का जो नजरिया है वो विजय चौधरी रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार जो बार बार कह रही है कि इस मसले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पॉलिटिसाइज्ड होने की वजह से छात्रों का हित जो है निश्चित रूप से मारा जा रहा है। और ये जो राजनीति हो रही है उसको सरकार को लग रहा है कि इसमें बेफजूल राजनीति की जा रही है। तो मुझे यह लगता है कि निश्चित तौर पर यह टसल का विषय हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से क्लियर कट मैसेज है कि अब कोई री एग्जाम वो लोग कराने नहीं जा रहे। बिल्कुल, सरकार नर्म होने को तैयार नहीं, मगर जो पंकज जी ने सबसे ज़रूरी बात बोली कि सरकार का ही काम है कि कैसे वो छात्रों को विश्वास में ले, संवाद स्थापित करें और जो भी उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें, उनको संतुष्ट करें। ये काम सरकार का ही है। अब सरकार क्या करती है ये देखने वाले होगा। बाकी विपक्ष सक्रिय है, वो लगातार देखिए, आप पप्पू यादव ने भी ऐलान कर दिया कि 3 जनवरी को वो प्रदर्शन करेंगे, छात्रों के लिए बंद करेंगे। देखिए उसमें क्या होता है, उसके बाद ये किस दिशा में आंदोलन जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप तक हम अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये चर्चा होती रहती है कि किस तरफ रहेंगे, किस तरफ नहीं जाएंगे। अभी लालू यादव को बयान भी आ गया कि दरवाजे खुले हुए। हम चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी ने कह दिया नहीं, बिल्कुल बंद हो गए। इसको लेकर भी जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि भाई जो लालू यादव कह रहे हैं, एक नेता कहता है कि नहीं खुले, एक नेता कहता है खुले, तो स्टैंड है कि ये भी क्लियर होना चाहिए। इस बीच एक पोस्टर भी जारी हो गया है, इसमें लिखा हुआ है 2025 से 30 फिर से नीतीश। मगर सवाल ये है किसके साथ? देखिए, यही सवाल तो पैदा रख करके नीतीश सबको टेंटर हुक पे रखते हैं जी। आप ये जान लीजिए, यही नीतीश की यूएसपी है। आप ये देखिए, मैं अपने अगले शो में बताने जा रहा हूं कि दरअसल आरजेडी और जेडीयू के बीच में मामला अटक कहाँ रहा है।
इसलिए नीतीश अभी फिलहाल हाथ जोड़ करके मुस्कुरा देते हैं। जब नीतीश से भी पूछा गया तो वो मुस्कुरा देते हैं। जब लालू यादव के ऑफर को बताया जाता है उनको कहने तो दीजिए। वो, हाँ, उनको कहने दीजिए, पर मुस्कुराते हुए कहते हैं। और ये देखिए कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम किए हैं। बिल्कुल। तो लालू प्रसाद कहते हैं हमारे साथ काम करने आए हैं, हम उनको माफ कर देंगे। ये देखिए, उनके बेटे तेजस्वी यादव कहते हैं हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश बैगेज बन चुके हैं, तो हम उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। जब आज फिर से तेजस्वी यादव से पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों पर ठेकरा फोड़ दिया कि अरे आप बार बार यही सवाल करते हैं। तो आप लोगों से शांति के लिए उन्होंने कह दिया कि आ जाएं, उनका स्वागत है, पर हम नीतीश को लेने नहीं जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस बात की शुरुआत हुई का, जी बिल्कुल, शुरुआत हुई तो आपको पता है अमित शाह ने कहा था सब लोग मिलकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नेता कौन होगा। उसके बाद आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब ये भी सवाल उठा नेतृत्व तो होगा पर सीएम कौन होगा तो इसको लेकर के कोई क्लियर कट जवाब नहीं आया। तो जेडीयू ने आज साफ कर दिया कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, मतलब जेडीयू के तरफ से ये क्लियर कट कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि भाई सिर्फ नीतीश वो तो ठीक है, पर किधर नीतीश, इसको लेकर के दरवाजे खुले हुए। नीतीश के भी दरवाजे खुले हुए हैं, लालू प्रसाद के भी दरवाजे खुले हुए हैं, और बीजेपी नीतीश के साथ बने तो रहना ही चाहती है। वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, तो ये नीतीश इकलौते अनार हैं और उनको अपने साथ लेने के लिए 100 बीमार हैं। दरअसल देखिए, वो दिल्ली आए तो मनमोहन सिंह जो कि गुजर गए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, दिवंगत नेता के गुजरने के बाद आप देख लीजिए उनके घर गए, शोक व्यक्त किया, शोकाकुल परिवार से मिले। और इसी दरमियान कहा जाता है कि नीतीश कुमार की मुलाकात जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता से हो जाती है। और अगर आप देखें तो चर्चा आता है प्रियंका गांधी का, कि प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात हुई है। ये बात बड़ी तेजी से फैल रही है, तरह के सोर्सेस से कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी नहीं, कांग्रेस पहल कर रही है। अब सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयास करती हैं और नीतीश कुमार पट दिल्ली आते हैं। वो कहते हैं रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए आए थे, किसी से मिले नहीं। बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनके परिवार के पास जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनसे मिलते हैं। और उसी दरमियान उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से होती है और फिर चले आते हैं। 4:30 बजे उनकी मुलाकात फिक्स रहती है जेपी नड्डा से, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होती है। 4:35 में एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद बड़ी बड़ी खबरें तैरने लगती हैं, लोग बात करने लगते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को समय नहीं दिया। नीतीश कुमार पटना पहुंचते हैं, अगले दिन आरिफ मोहम्मद खान से मिलने जाते हैं। और फिर देखिए जिस तरीके से उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला थमता नहीं है, तरह तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। पर एक बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था, जो कि कल हमने अपने शो में किया था, कि नीतीश दिल्ली आए पर कोई भी करीबी नेता उनके साथ नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लोग छुट्टी में थे, न ललन सिंह थे, न संजय झा थे, न कोई करीबी ऑफिसर थे, जिसको लेकर के आरजेडी कहते रहती है कि भाई ये सारे वो लोग हैं जो प्रो बीजेपी के द्वारा बैठाए हुए लोग हैं, चाहे अफसर हो चाहे नेता हो। तो ये बात ललन सिंह के लिए आरजेडी कहती है, ये बात संजय झा के लिए कहती है, पटना में अशोक चौधरी और विजय चौधरी के लिए कहती है। अगर हम ऑफिसर की बात करें, जो 2 सबसे करीब ऑफिसर हैं जो नीतीश कुमार के साथ अक्सर आपको देखे जाएंगे, दीपक कुमार भी नहीं थे, जो कि उनके एडवाइजर हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। उनको हमेशा सवालों के घेरे में आरजेडी लेते रहती है। और मेरे साथ बातचीत में उनके प्रधान प्रवक्ता ने कहा था कि ये सबको पता है कि ईडी ने किसको चिट्ठी दिखाया और डर से वो रिटायर्ड अधिकारी ने सीएम नीतीश को बीजेपी के तरफ जाने के लिए मोड़ दिया। तो तरह तरह की बात होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे अधिकारी जो नीतीश कुमार के साथ परछाए की तरह रहते हैं, वो कल मौजूद क्यों नहीं थे? मतलब वो मौजूद क्यों नहीं थे जब वो दिल्ली आए थे? जब दिल्ली आए थे तो मौजूद क्यों नहीं थे? इसको लेकर के सवाल उठता है कि क्या जानबूझ करके नीतीश इन सबको
छुट्टी दे दिया, इन सबको बताया नहीं और वो अकेले आए। और अकेले आए तो क्या करने आए थे? जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि नीतीश इन दिनों बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए उनको एक एडवाइजर की जरूरत है, एक ऐसा विश्वासी सिपा सलार चाहिए जो वो क्या बात करते हैं उस पे ध्यान रखे। लेकिन अकेले आते हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लेकिन ये तमाम जो बड़े नाम हैं जिनके इशारे पर, जिनके एडवाइस पे नीतीश चलते हैं, वो तो कोई थे नहीं। तो इसको लेकर के चर्चा बड़ी तेज हो जाती है। अब देखिए गवर्नर पहुंचते हैं, जिनका आज ताजपोशी हुआ है, उन्होंने ओथ लिया है, लेकिन गवर्नर नीतीश कुमार की मां के बरसी पर उनके गांव जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं तो लालू प्रसाद के पास भी जाते हैं। और ये सारा घटनाक्रम चलता रहता है और बड़ी तेज मीडिया में चर्चा है। जब सीधा नीतीश कुमार से पूछा जाता तो हाथ जोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं छोड़िए ना कह करके उन्होंने ये जरूर इंडिकेट कर दिया कि कुछ पक्का नहीं है तो कुछ कच्चा भी नहीं। मतलब अगर वो खुल करके बोलते किसने कह दिया इसकी कोई संभावना नहीं है, तो दरअसल नीतीश कुमार भी जबरदस्त पॉलिटिशियन है और वो इस तरह के गॉसिप को हवा देते हैं, और हवा देते हैं तो उसमें कुछ सच भी होता है और कुछ अपने घटक दलों पर दबाव देने का तरीका भी होता है। दरअसल अभी सीटों का बंटवारा होना है और एक बात उनको अपने घटक दलों से खुले तौर पे एक्सेप्ट करवाना है कि भाई 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, ये मान लो, खुल करके बोलो। और ये बोलो कौन? तो ये होम मिनिस्टर बोले, प्रधानमंत्री बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, बाकी और किसी के बोलने का कोई मतलब। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि नीतीश ऐसा कहलवाने के लिए, सीटों को अपने मन मुताबिक लेने के लिए ये दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं उसको खोले हुए भी हैं। अगर ये दबाव में आए तो ठीक है, नहीं आए तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है ना। और यही नीतीश का पॉलिटिक्स पिछले 19-20 साल से उनको बिहार में जिंदा रखे हुए हैं, उनको बिहार में सबसे पावरफुल बनाए हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सीटें कितनी आती है, पर होता वही है जो वो चाहते हैं। और इस बार तो परिस्थिति ऐसी है कि देख लीजिए उनके एमपीज भी हैं जिनके समर्थन पे एनडीए गवर्नमेंट चल रही है। अब सवाल उठता है कि उनके एमपीज क्या करेंगे? भाई जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, अगर किसी को जेडीयू का वोट लेना है तो वो नीतीश के साथ ही बना रहेगा ना। तो इसलिए जेडीयू के तरफ से एक पोस्टर जारी होता है कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। मतलब नीतीश कहीं भी रहेंगे नीतीश ही, सिर्फ नीतीश ही रहेंगे, वही इंजन रहेंगे, बाकी सब डब्बा है, उसको पीछे लगना है। इसलिए जेडीयू के तरफ से ये मैसेज दे दिया गया। भले ही ललन सिंह कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तरह तरह की बातें, लेकिन फर्क तो पड़ता है। नीतीश क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं और कब किस सिपा सलार को बड़ा कर देंगे, कब किसको छोटा कर देंगे, वो अपनी पार्टी में कई ग्रुप्स रखे हुए हैं और जब उनको जो सूट करता है उस हिसाब से लोगों को बाहर करते हैं, लोगों को बड़ा करते हैं और उस हिसाब से लोगों से, अपने ही लोगों से दूरियां बनाते हैं। इसलिए नीतीश अनप्रिडिक्टेबल हैं। इस बात से बिल्कुल किनारा नहीं किया जा सकता कि नीतीश एनडीए से बाहर नहीं आएंगे, नहीं, नीतीश कुछ भी कर सकते हैं और अभी भी नीतीश का समय खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं और नीतीश सबके हैं, ये तो जग जाहिर है। बिहार में बिहार की जनता जानती है, बाकी भविष्य में क्या होगा ये देखने वाला होगा। पर सबकी नज़र फिलहाल बनी हुई है बीपीएससी के आंदोलन पर कि वो किस दिशा में जाएगा, उसको लेकर सरकार क्या रुख अपनाएगी, क्या कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये विपक्ष जिस तरीके से सक्रिय है, ये आंदोलन और बड़ा होता जाएगा। नज़र हमारी भी बनी रहेगी। बाकी नीतीश कुमार है, कब क्या करेंगे ये तो जब वक्त आएगा तभी पता चलेगा। तो उसके बारे में जो अपडेट्स हम तक आते हैं आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।